अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हमारी चल रही थी एक्सरसाइज। कल हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। बेटा आज जो हमने करना है ना, वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपको पता है बोर्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपने इसको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपको पता है मोस्टली इनमें से आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तब हमारी एक्सरसाइज में फ़िलहाल 8 क्वेश्चन है और सीआर की आपको पता है 5 ही है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकेंगे वो कर लेंगे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डू ऑल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर? क्या सारी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है और सेम टेम्परेचर पे सेम काइनेटिक एनर्जी होती है सारी गैसेस की? ये सवाल है। देखिए मैं आपको सिंपल सा आंसर करती हूँ। आप मुझे ये बताएं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा हमने? हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमने अच्छे से पढ़ ली। और ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kAT। यही पढ़ा ना, के बी कह ले चले, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ये, ऐसे ही है ना। इधर से भी बात क्लियर हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना कि वो मैस पे और ना ही उस गैस की नेचर पे। ठीक है ना, मैं कह सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड नेचर ऑफ गैस। ठीक है ना, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करती। अब जो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, ऑल गैसेस उसने पूछा ना, चाहे हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, वो मैस पे तो डिपेंड करता ही नहीं। उसकी काइनेटिक एनर्जी ना मैस पे डिपेंड करती है ना नेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर सेम देंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो आपने कहना है यस। जी बेटा, देखें आंसर पढ़ते हैं हम। आपने ये फॉर्मूले दोनों ऐड कर देना। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, यस। ठीक है, आपने आंसर क्या करना है, यस ऑल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। और रीज़न क्या देंगे? बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड ऑन मैस और नेचर, क्योंकि ये मैस और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। बट एक छोटी सी एग्जांपल भी मैंने ऐड कर दी है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस के बजाय हम केल्विन में लिखे तो वैल्यू बनती है 298 केल्विन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोथ पोजेस एग्जैक्टली 6.17 इंटू 10⁻21 जॉल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बेटा ऑक्सीजन की भी और नाइट्रोजन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। ठीक है, और दोनों का ही आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे यही एनर्जी आती है। क्यों? हालांकि इनके मैस भी डिफरेंट है, इनकी नेचर भी डिफरेंट है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों है? क्योंकि आप टेम्परेचर इनको सेम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके आंसर में लिख देना है, छोटा सा इसका आंसर है। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसको देखें। अ वेसल इज फिल्ड विद 2 डिफरेंट गैसेस। ठीक है, एक वेसल है, सपोज कर लें ये, इसके अंदर ना 2 डिफरेंट गैसेस है। सपोज कर लें ये नाइट्रोजन की है, ये हमारे पास ऑक्सीजन की है। ठीक है, 2 अलग अलग डिफरेंट गैसेस हैं। पूछा है विल मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी इक्वल? क्या इन सब की जो मीन काइनेटिक एनर्जी है क्या वो बराबर होगी? ये आपने एक्सप्लेन करना। बेटा आप खुद बताएं, देखें एक कंटेनर में 2 गैसेस फिल्ड हैं अलग अलग, क्या होगा अंदर? आपको पता है उनकी कुलयन होनी है। क्या होना है अंदर? उनकी कुलयन होती रहनी है कॉन्टीन्यूसली। बेटा जैसे जैसे कुलयन होती है ना, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे पे कोलाइड करता है, दूसरा तीसरे को कोलाइड करता है, आपको पता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या यूँ कह लें एक टाइम आता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक हो गया? अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली इन सब का जो अंदर के मॉलिक्यूल है, अब इन सब का टेम्परेचर सेम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने कहना है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी अगर टेम्परेचर सेम है। आपको पता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ऐसे ही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम रहेगी, लेकिन जो आरएमएस स्पीड है बेटा वो डिफरेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आरएमएस स्पीड जो है
क्योंकि हर गैस का मास और उसकी नेचर अलग होती है, ठीक है। तो इनकी आरएमएस स्पीड में ज़रूर फ़र्क आएगा, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। ऐसे ही है जी बेटा। देखें अब पढ़ते हैं हम इसको। व्हेन टू गैसेस आर फिल्ड इन अ कंटेनर दे कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर। बेटा ऐसे ही बताया मैंने आपको, कोलाइजन हुई है, फिर क्या हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर अगर सेम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यही बात लिखिए, कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, बोथ गैसेस अटेन सेम टेम्परेचर सो हैव सेम मीन काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की मीन काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। ऐसे ही है। बोथ हैव डिफरेंट, ये आप अलग से ना बता दीजिएगा, बोथ हैव डिफरेंट आरएमएस स्पीड। बेशक आरएमएस स्पीड उनकी डिफरेंट होगी क्योंकि उनका मास डिफरेंट है। लाइटर गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो बेटा उनकी आरएमएस स्पीड ज़्यादा होगी, हैवियर मास होगी या मैसिव होगी तो आपको पता है आरएमएस स्पीड थोड़ी सी लो हो जाएगी। ऐसे ही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ डेंसिटी ऑफ गैस इज़ डबल। बेटा अगर डेंसिटी क्या हो जाए डबल, ध्यान से सुने, ये है डेंसिटी, अब वो कह रहे ये नहीं रही, अब वो हो गई है ट्वाइस ऑफ डेंसिटी। ऐसे ही है। कीपिंग ऑल फैक्टर अनचेंज, बाकी आपने किसी को चेंज नहीं करना। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रेशर ऑफ अ गैस। वो कह रहा है प्रेशर गैस का क्या बनेगा अगर मैं डेंसिटी को डबल कर दूं और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। बेटा सिंपल देखें, मैं आपको बताती हूँ। आपने कहना है द प्रेशर विल बी डबल्ड। अब देखिए पता तो नहीं है कैसे डबल होगा, लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS²। ये सबको पता है जी, बिल्कुल। अगर देखिए मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूँ तो ये बन जाएगा P'। चेंजेस जब करूँगी ना, और मैं चेंज क्या करने लगी हूँ क्योंकि उसने कहा है डेंसिटी अब क्या बन गई है, ट्वाइस। तो अब मैं इस रो की जगह 2 रो लिखने लगी हूँ। ये हो जाएगा 1/3, इसे फिलहाल इक्वेशन 1 कह लें, और इसको मैं लिख रही हूँ 2 रो, बाकी एज इट इज़ VRMS² एज इट इज़। 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए 2 बाहर निकालिए, पीछे के बचा 1/3 रो VRMS²। बेटा ये देखिए इक्वेशन 1, ये तो सेम इक्वेशन 1 नहीं बन गई, इसकी जगह मैं P लिख दूँ जी, लिख देते हैं। ये हो गया 2P। तो क्या हो गया बेटा, प्रेशर डबल नहीं हो गया। बिल्कुल। देखिए रिजल्ट पढ़ लेते हैं। एज ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर को हमने नहीं छेड़ा। सो बाय डबलिंग डेंसिटी प्रेशर विल बी डबल। एंड में आप ये रिजल्ट और लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखिएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है जो काम डेंसिटी के साथ हो रहा होगा वही काम प्रेशर के साथ हो रहा होगा। अगर डेंसिटी डबल है तो फिर प्रेशर ने भी डबल ही होना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक गैस है, एक कंटेनर में फिल्ड है और उस कंटेनर को हीट अप किया जा रहा है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन प्रेशर। आपने बताना है प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। बेटा देखें ये है कंटेनर, इसके अंदर ये गैस फिल्ड है, उसके कुछ मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बना लिए। अब उसे हीट अप किया जा रहा है, इसका मतलब यही है ना कि इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है। बिल्कुल बेटा, टेम्परेचर देने से क्या होगा देखते हैं। बेटा टेम्परेचर देने से ना मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी। इनके अंदर जो कुलयन हो रही है वो बढ़ नहीं जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर कुलयन इंक्रीज होती है ना तो उसके बदले में काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। ऐसे ही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है तो फिर इन शॉर्ट हम कहेंगे कि प्रेशर भी अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको। अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर इज हीटेड अप। जैसे उसे हीट किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू विच कुलयन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीज। यही बात बताइए ना बेटा आपको। ड्यू टू कुलयन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑल्सो इंक्रीज्ड। बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डबल। एक कंटेनर में पहले जितने मॉलिक्यूल थे अब उसके 2 गुना बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन RMS स्पीड। RMS स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले मैं आपको RMS स्पीड का फॉर्मूला बताती हूँ। ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT/2। बेटा ये फॉर्मूला आपने अभी पीछे ही पढ़ा है।
आप मुझे ये बताएं, इसमें कहीं पे फॉर्मूले में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है आरएमएस स्पीड जो है वो सिर्फ से सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया, सिर्फ टेम्परेचर पे, या कह लें कि आप मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करते हैं। बेटा ये 3/2 नहीं है, यहाँ पे m था, m फॉर मॉलिक्यूलर मैस। ठीक हो गया, टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तो उसका लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी चले मैं आपको बता देती हूँ। पहले सपोज कर लें यहाँ 4 मॉलिक्यूल थे, अब मॉलिक्यूल उसने क्या कहा है, डबल करने हैं। डबल का मतलब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले डबल कर लिया। बेटा पहले भी यहाँ पे कुलयन हो रही थी, अब भी यहाँ कुलयन होनी है। पहले भी यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, अब भी टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ होना है, ऐसे ही है ना। तो आपने कहना है कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी स्पीड पे, आरएमएस स्पीड। ठीक हो गया। देखिए क्या लिखा है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मैस पे। जी, तो इफ़ टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम देन बाय एडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट चेंज आरएमएस वैल्यू, आरएमएस स्पीड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस वाइल कीपिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। वो कह रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें और प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। ठीक है बेटा, ध्यान से सुने, ये एक कंटेनर है, ये गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने दिया इन्हें टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर देने से कुलयंस बढ़ जाती हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसे ही है बेटा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, कुलयन बढ़ेगी, फिलहाल इसका जो वॉल्यूम है वो v है। तो फिर इन्होंने क्या करना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है ऊपर की लीड के ऊपर। तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा लीड थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ नहीं गया। तो वॉल्यूम को आप चाहते हैं कांस्टेंट भी रहे और आप टेम्परेचर भी दे रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा या वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक जनरल गैस इक्वेशन है, PV = nRT। n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है कोई बात नहीं, कांस्टेंट रख लेते हैं। R भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है ना। तो फिर हमारे पास पीछे के बचा, हमारे पास पीछे बचा PV = T। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से किसी एक को इंक्रीज़ होना पड़ेगा, चाहे वो प्रेशर इंक्रीज़ हो चाहे वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो। दोनों कांस्टेंट भी रहें और आप चाहें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बेटा देख ले, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ, PV = nRT, nR को आप कांस्टेंट कर दे, PV = T हो जाएगा। इफ़ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस देन टेम्परेचर मस्ट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट चाहते हैं तो फिर अब आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा, ना कि इंक्रीज़ होगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग आइदर द प्रेशर और द वॉल्यूम। आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट चाहते हैं तो फिर बेटा आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा एक 7 क्वेश्चन हो रह गया था, इसको पढ़ लेते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। बेटा रिड्यूसिंग का मतलब है कमी ले आना, किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, आप वॉल्यूम में तो कमी लेकर आ रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर आपने वैसे का वैसे रखा हुआ है। द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज। वो कह रहा है प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। वो कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, आपने एक्सप्लेन करना है काइनेटिक थ्योरी से रिलेट करते हुए। बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करिए मेरे पास कंटेनर है, ठीक हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिल्ड है गैस के। ठीक है, इनिशियली आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या है, मैंने लिख दिया V है। उसे क्या, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम रिड्यूस करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसको कम कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। बेटा हाफ करेंगे तो देखिए ये हाफ हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पहले जितने ही हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इधर भी वही टेम्परेचर था, इधर भी वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर में तो हमने चेंज ही नहीं किया, हमने सिर्फ वॉल्यूम में चेंज किया। बेटा अब वॉल्यूम में चेंज कर दिया, अब होगा क्या, अब होगा ये, इनके पास अब स्पेस थोड़ी सी कम नहीं हो गई है इन मॉलिक्यूल। पहले देखिए स्पेस कितनी खुली थी,
आराम से वो कोलाइड कर रहे थे। लेकिन अब स्पेस कम हो गई है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई है, ठीक है। अगर बेटा कम स्पेस होगी तो अब जो कोलाइजन होगी वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगी, ठीक है। तो आपने कहना है, उसने कहा ना प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि आपने एरिया छोटा कर दिया। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, F/A। अब आपका एरिया तो छोटा हो गया, ये देखिए एरिया छोटा हो गया तो फिर प्रेशर ने इंक्रीज ही होना, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं अपनी वर्डिंग में। When volume of a gas is reduced at constant temperature, the gas molecule have less space to move। अब क्या है, उनके पास बहुत कम स्पेस रह गई है ना। They collide with the wall of container more frequently। वो क्या करेंगे, वॉल के साथ मज़ीद कोलाइड करेंगे। The pressure of a gas increases due to this formula। ठीक हो गया बेटा, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द बैलेंस between gravitational force and internal pressure determine whether a star expand or contract during the evolution। वो कह रहा है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो इंटरनल प्रेशर है, क्या हमें बताता है कि हमारा जो स्टार है वो एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बेटा हम सारी डिटेल बताएंगे, ठीक है। देखें होता क्या है, ये एक स्टार है, आपको पता है ये जो अंदर है ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। अब बेटा ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी क्या करती है, इन सब मॉलिक्यूल्स को ना अंदर की तरफ खींचती है। ध्यान दें, अंदर की तरफ खींच रही है। तो बेटा एक टाइम आएगा, देखें ना अंदर की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो फिर एक टाइम आएगा, मैं कह सकती हूँ कि इस मॉलिक्यूल, ये जो स्टार है, ग्रेविटी क्या करती है, उसके साइज़ को छोटा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये जो इनवर्ड एरो लगाए हैं बेटा, ये मैंने किसके लगाए हैं, ये ग्रेविटी के। लेकिन जो प्रेशर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैंने आउटवर्ड मूव करना है। वो ग्रेविटी तो इनवर्ड जा रही है ना, अब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये देखें इस तरह से। बेटा बात समझ में आ रही है। अब अगर प्रेशर आउटवर्ड जाना चाह रहा है तो फिर मैं कहूँ कि प्रेशर क्या करता है, साइज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, जबकि ग्रेविटी साइज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है, ठीक है। बेटा अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों ही आपस में बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और इंटरनल प्रेशर है, अगर ये इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं मेरा स्टार क्या हो गया है, स्टेबल हो गया, ठीक है। बेटा ये 2-3 बातें मैं लिखती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स टेंड टू रिड्यूस द size of star while internal pressure tend to increase the size of star। बेटा यही बात है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, साइज को रिड्यूस कर रही है, जबकि इंटरनल प्रेशर ये जो है ना ब्लू में, ये है आपका प्रेशर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, साइज को इंक्रीज कर रहा है, और ग्रेविटी क्या कर रही है, साइज को डिक्रीज करवा रही है। ऐसे ही है। आगे देखिए बेटा, मैंने आगे लिखा है एट हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड स्टार विल नेदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर एक्सपैंड। बेटा हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे आपको पता है स्टार जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ना फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है ना ही वो एक्सपैंड हो पाता है, ठीक है। मैंने फिर कंडीशन भी लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, एक्सपैंड कब होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा लार्ज और हो गई है इंटरनल प्रेशर से तो फिर स्टार कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ गया है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो फिर स्टार क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, आपने इसे बहुत अच्छे से करना, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।